मैंने अपनी उठाई कोनी और उसके मारी और नाक से खून निकाल दिया। उसने सरेआम मेरे सामने अपने पैंट की जिप खोलकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। आते जाते लोग रुक तो गए थे, हमें लड़ते हुए देख रहे थे कि ये जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, मगर कोई बीच में पूछने नहीं आ रहा था कि लड़ाई हो किस लिए रही है। मेरे डीसीपी साहब श्री संजय भाटिया ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि कल से तुम जीबी रोड इलाके की इंचार्ज हो। पुलिस का नाम आते ही लोगों की जुबान में आता है कि पुलिस करती क्या है। पुलिस ना हो तो आपका जीवन कैसा हो, समाज कैसा हो, समाज में क्या अपराध रुक सकते हैं। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। आज मैं अपनी कहानी बताने जा रही हूँ जोश टॉक के जरिए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से उस हर लड़की के अंदर एक हिम्मत और जोश आएगा। 1967 में मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। घर में मेरे पिताजी सबसे बड़े थे। मेरे पिता के नाम एक प्रॉपर्टी थी। जब रिश्तेदारों को पता चला कि इस प्रॉपर्टी में हम कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे पिता को जहर दे दिया। उस जहर से मेरे पिता मरे तो नहीं, मगर उनकी आवाज़ चली गई हमेशा के लिए। मेरी माँ अकेली हो गई। पूरा परिवार का बोझ मेरी माँ के सर पे आ गया। हमारा एक ढाबा था, मेरी माँ उसको चलाने लगी, काम करने लगी, तंदूर पे रोटियां बनाती थी। रात को जब ग्राहक लोग आते थे और वो मेरी माँ को गंदी निगाह से देखते थे, कुछ बुदबुदाते थे, मैं वहाँ पास में बैठ के देखती थी। तो मेरी माँ जिन सलाखों से रोटियां निकाला करती थी तंदूर से, वही सलाखें उनकी तरफ आंखों की तरफ करते हुए कहती थी, दीदे काट दांगी हरामी, चल निकल। यानी उनको बताती थी कि तुम्हारी आंखों में ये सलाखें दे दूंगी। अपनी माँ का ये जोश देखते हुए, उनकी हिम्मत देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी माँ सरेआम एक जवाब दे देती है। उस समय तो ये बात समझ नहीं आती थी, मगर जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मुझे तब महसूस हुआ कि एक औरत को कोई आदमी अगर गलत निगाह से देखता है तो किस तरह से पलट को उसको जवाब देना चाहिए। मुझे अपनी माँ को देख के ये लगता था कि लड़कियां बोझ नहीं हैं, लड़कियां वो सब काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। परिवार को जिस तरह से लड़के पालते हैं, आदमी पालते हैं, मेरी माँ ने लड़की और औरत होते हुए उसको पाला। मैं बड़ी हुई, स्कूल में जब जाने लगी तो शरारती थी, घर में लाडली थी क्योंकि भरा पूरा परिवार था, माँ के पास भी रहती थी। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि स्टोव में पानी का पतीला रखा हुआ है, वो उबल रहा है, स्टोव को बंद कर दो। दिमाग में पता नहीं क्या खुराफाती आई, मैंने स्टोव बंद करने की जगह पंप करना शुरू कर दिया और हालात ये हुए, वो गर्म पतीला जो पानी का था वो सारा मेरे बाजू पे गिर गया। स्वेटर चिपक गया था और बाजू एकदम खराब हो चुकी थी और जो स्वेटर चिपका हुआ था उससे मेरा हाथ इस तरह से बन गया। कई साल मेरा इलाज चला, हाथ सीधा हुआ। हाथ सीधा होने के बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी क्योंकि मेरे माँ-बाप मेरे दोनों हिम्मत थे। स्कूल में जूडो शुरू हुई, जब जूडो शुरू हुई तो मैंने उसको जब जॉइन किया तो मेरे मम्मी-पापा ने कहा एक हाथ तो पहले ही खराब है, दूसरा टूट गया तो शादी के लायक भी नहीं रहोगी। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं ये अपने परिवार को बता दूं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बट क्योंकि हम हमेशा रहता था कि मैं खेलूं कूदूं, कई साल मैं इस तरह की एक्टिविटी कर नहीं पाई थी, तो मैंने खेलने के माध्यम से जूडो सीखना शुरू कर दिया। अखबारों में नाम आया, मेरे परिवार वालों को जब पड़ोसियों से पता चला कि आज किरण का नाम आया है तो उनको खुशी हुई। फिर उन्होंने मुझे नहीं रोका और कहा कि अगर जूडो करना चाहती हो तो जाओ। उन्होंने मुझे शिव कुमार कोहली कोच के पास भेजा। वहाँ मैंने जूडो की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। उनके पास बहुत सारे पुलिस वाले आते थे। मैंने अपने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप भर्ती होना चाहती हो तो मेहनत करो, दौड़ लगाओ, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओगी। उनकी मार्गदर्शन पे मैंने फॉर्म भरा और मैं दिल्ली पुलिस में 1987 में एज़ अ कांस्टेबल भर्ती हो गई। जॉब कोई छोटी-बड़ी नहीं होती, पोस्ट कोई छोटी-बड़ी नहीं होती है। आप बड़े होते हैं अपने कर्मों से, अपने कामों से। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। यही शिक्षा मेरे को अपने माता-पिता से और अपने कोच से मिली। समय बीतता रहा, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में मैं ऑलराउंडर आई, आउटडोर में फर्स्ट आई, तो एक गर्व हुआ कि मैं दुनिया में कुछ और अलग कर सकती हूँ। हमारा लोगो है शांति, सेवा और न्याय। सेवा जब एक पहला शब्द आता है तो आपके अंदर एक जोश भर जाता है। मैंने
अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से 8 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, क्योंकि लड़कियों को माना जाता है कि ये कमज़ोर हैं, बेचारी हैं, और इसका सिरा जाता है उनके माँ-बाप पर। क्योंकि वो जब पैदा होती हैं तभी उन्हें बता दिया जाता है कि तुम रात के समय बाहर नहीं निकलो, तुम्हें ऐसी नौकरी नहीं करनी जहाँ रात के समय जाना पड़े। तो ये जो बंदिश हैं, ये लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए हैं, और ये लड़कियों को कमज़ोर बनाती चली जाती हैं। लड़का कोई रोता है तो बार-बार कहा जाता है क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। यानी आप मानते हैं कि सिर्फ़ लड़कियाँ ही रोती हैं, उन वही बेसहारा हैं, वही हमेशा सबके सामने दब कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से जब लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, तो मैंने उनको बताया कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम खुद अपनी लड़ाई लड़िए। अगर तुम्हारे साथ अपराध होता है तो आप पुलिस में आइए। पुलिस होती किस लिए है? पुलिस इसीलिए है कि आपकी रक्षा करे। पुलिस को पता नहीं चलेगा, कोई सपना नहीं आएगा कि इस लड़की के साथ अपराध हुआ है। जब आप अपनी बात पुलिस को बताती हैं, उसकी शिकायत करती हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेती है पुलिस। तभी कानून का जो एक मकसद है कि जो लोग लड़कियों के साथ यौन शोषण या अपराध करते हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। एक वाकया बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं जून के महीने में डीटीसी बस में बैठी हुई थी और मैंने देखा कि बस में कुछ लड़के आने-जाने वाली जो वहाँ की बैठी औरतें थी, लड़कियाँ थीं, उनको कभी चूटी कस रहे थे, कभी उनका दुपट्टा खींच रहे थे, कभी वो उनके ऊपर फब्तियाँ कस रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कोई लड़की आवाज़ नहीं उठा रही। उनको क्यों नहीं आवाज़ उठानी आ रही या क्यों वो इस बात को सह रही हैं? मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं उठ के बोलूँ, इतने में मेरा स्टॉप आ गया। मैं हैंडल पकड़ के नीचे उतरने लगी, तो एक लड़के ने उसी में से मेरा हाथ पीछे से पकड़ लिया। बस, फिर क्या था? मैंने अपनी उठाई कोनी और उसके मारी और नाक से खून निकाल दिया और उसका कॉलर पकड़ के मैंने कहा, "रुक, तुझे मैं बताती हूँ।" उसको देखते ही पीछे के 4 लड़के पीछे के गेट से भाग गए। आप मानेंगे चलती बस से नीचे उतर गए। मगर मैंने उस आदमी को नहीं छोड़ा। उस लड़के को मैंने कॉलर से पकड़ा और ड्राइवर को कहा, "अगर पुलिस स्टेशन से पहले किसी स्टैंड पे बस रोक दी, तो इसको तो छोड़ दूँगी, तुम्हें अंदर करा दूँगी। तुम बस में लगातार देख रहे हो ये लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मगर ना तो कंडक्टर रोक रहा है उन चीज़ों को, ना ही ड्राइवर रोक रहा है।" मैंने पुलिस में कंप्लेंट की और उनको जेल के पीछे भेजा। मैंने अगर कंप्लेंट की, तो अब औरों को सबक मिल गया कि लड़कियाँ अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। इसलिए आप आवाज़ उठाइए, अपराध को वहीं रोकिए। आज ये आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। ऐसा नहीं कि ये एक ही बार हुआ। मैं एक दिन की बात बताती हूँ, मैं अपने घर के पास एक बड़ा ही पार्क था। मैं अपनी ड्यूटी के बाद जब भी मुझे समय मिलता था, तो मैं चली जाया करती थी। जब मैं वहाँ चक्कर काट रही थी, तो अचानक किसी एक लड़के ने आके मेरे कंधे से कंधा मारा। मुझे लगा आराम अचानक लग गया होगा। मैंने कोई ज़्यादा उस पे गौर नहीं किया और मैंने हल्का-सा पीछे मुड़कर देखा। मुझे महसूस हुआ कि उस आदमी ने अपनी पैंट की ज़िप खोलकर अपने पेशाब वाला हिस्सा बाहर निकाल रखा है। मुझे लगा कि यहाँ पार्क में बच्चे भी खेलते हैं, औरतें भी बैठती हैं, ये आदमी क्या कर रहा है? वो आगे की तरफ निकल गया, मैं वापस पार्क की तरफ वापस एक राउंड काट के जब आई, तो वो आदमी मेरे आमने-सामने आया और उसने सरेआम मेरे सामने अपने पैंट की ज़िप खोलकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। मैंने मौका नहीं खोया। मैंने उसी टाइम उसको वहाँ पकड़ा और 3-4 धरे और वहीं से पकड़ती हुई मैं उसको पुलिस स्टेशन में लेकर गई और उसको पुलिस के हवाले किया। तमाशबीन बनकर मत जिएँ। तमाशबीन बनकर अगर जिएँगे तो आप भी एक अपराध का होने का सहारा बनते हैं कि अपराध हो रहा है, होने दीजिए, हम अपना मुँह उधर फेर लेंगे। जब लोग सब आवाज़ उठाएँगे, हम तभी आवाज़ उठाएँगे, तभी हम मोमबत्ती लेकर ऐसे धार्मिक स्थलों पे या ऐतिहासिक स्थलों पे जाकर आवाज़ उठाते हुए कहेंगे कि ये अपराध बंद होने चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कानून सख्त होने चाहिए। कानून सख्त हैं, पहले भी थे, बट उसको आप इग्नोर ना करें। ऐसा ही एक किस्सा है, जब अपराध हो रहा था, तो लोग तमाशबीन बने हुए थे। एक बहुत ही भीड़ वाली सड़क, जहाँ पे एक कॉलेज है और गंगाराम हॉस्पिटल है, एक बहुत ही फ़ेमस स्कूल है और वहाँ पे आना-जाना सड़क पर आम था। एक नेत्रहीन लड़की जो अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी, कुछ गुंडे उसे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी वहाँ से निकली, मगर मुझे लगा
कि ये लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं वापस पलट के आई। मैंने आते ही लड़की से पूछा, बेटा आप इसको जानती हैं? तो उसने कहा नहीं। लड़की की आवाज़ सुनी, वो एकदम मेरे साथ एक हाथ से चिपक गई, एक हाथ उसका उस आदमी ने पकड़ रखा था। तो मैंने कहा आप इसको जानते हैं? ये तो बता रही है कि मैं इसको नहीं जानती, क्या बात है? तो क्योंकि मैं सिविल में थी, उन्होंने सोचा डर नहीं है ना, सिविल आदमी से आदमी डरता नहीं है, बट अगर आप टोकेंगे तो सामने वाला ज़रूर डरेगा। उन्होंने कहा ये हमारी आपस की बात चल रही है, आप जाओ अपना काम करो। मैंने कहा मैं अपना काम ही कर रही हूँ, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, पहले ये बता लड़की को कहाँ लेकर जा रहा है? कह रहा जा अपना काम करिए, हमारी आपस की बात चल रही है। जब वो तू तड़ाक पर आया तो मैंने एक थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि उस समय गुस्सा था कि एक लड़की मना कर रही है और वो ज़बरदस्ती इसको अपने साथ बिठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जैसे उसको थप्पड़ मारा तो उसने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाल कर अचानक ही मेरे पे वार किया। तो मैंने इसको रोका तो वो ब्लेड मेरे इस उँगली पे लग गया। मैं उसकी नीयत समझ चुकी थी। मैंने लड़की को साइड में किया और मैंने उसको जैसे ही काबू करने लगा, उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई। आते-जाते लोग रुक तो गए थे, हमें लड़ते हुए देख रहे थे कि ये जैसे कुत्ते-बिल्ली की लड़ाई हो रही है, मगर कोई बीच में पूछने नहीं आ रहा था कि लड़ाई हो किस लिए रही है। मैंने दूसरे हाथ से फ़ोन मिलाया, 100 नंबर पे कॉल की और पुलिस आई और मैंने उसको पुलिस के हवाले किया। आप जानते हैं, अगर ये लड़की को ले जाता, मैं वहाँ से नहीं निकलती, तो लड़की को कहाँ पर ले गया, कितने लोग ले गए और उसके साथ क्या किया, हो सकता था उस लड़की को मार देते। कोई बताने वाला नहीं था कि अपराध कैसे हुआ। अपराध को होते हुए ना देखें, अपराध को रोकें, तमाशबीन ना बने, पुलिस की मदद करें। जब लड़की के साथ इस तरह का अपराध हुआ कि ये नेत्रहीन है और जब कभी इसके साथ इस तरह की कोई घटना होगी तो ये अपना डिफेंस कैसे करेगी? मैं आम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही थी। मुझे महसूस हुआ कि इन लड़कियों को भी ज़रूरत है कि हम अपनी रक्षा कैसे करें। जब ये अकेली हों तो इनके साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो ये अपने आप को कैसे बचाएँ। मैंने लड़कियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की सेल्फ डिफेंस की। अब ये नेत्रहीन लड़कियां थीं। मैंने महसूस किया ये बोलकर बता देंगी कि हमें कोई छेड़ रहा है, चिल्ला देंगी कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मगर वो लड़कियां जो ना बोल सकती हैं, ना सुन सकती हैं। मैंने उनके स्कूल में जाके हज़ारों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, कई साल लगाए। शुरू में मेहनत लगी, मगर मुझे विश्वास था कि जब ये लड़की कहीं बाहर जाएगी, ना बोल सकती है, ना सुन सकती, अगर इसे कोई गंदी नीयत से टच करने की कोशिश करेगा, इसके साथ कोई अपराध करने की कोशिश करेगा, तो ये दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है, ये अपना बचाव खुद कर सकती है। मैं अब तक जब से दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई हूँ, करीब 8 लाख से ऊपर लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। मेरा मकसद है कि जब कोई लड़की रात को घर से बाहर निकले और उसकी माँ उसको ये कहे नहीं रात हो गई है अब नहीं जाना, अपने भाई को, अपने पापा को साथ लेकर जा, तो उस समय एक लड़की क्या सोचती होगी कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। तो जब मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ, तो उनको इतना मजबूत कर देती हूँ कि वो अपनी रक्षा मुसीबत पड़ने पे खुद करें। और जब उनके घर में रात के समय उनके पिता, उनका भाई घर से बाहर जाए, तो मम्मी के बहन को साथ लेकर जाए रक्षा के लिए। इतना प्राउड फ़ील करवा देते हैं हम अपनी ट्रेनिंग से, इतना मजबूत बना देते हैं कि उनको कभी सपने में भी ये महसूस ना हो कि वो कमज़ोर हैं, क्योंकि कमज़ोरी ही आपकी जीवन को नरक की तरफ ले जाती है। मेरे एक बहुत ही सीनियर ऑफ़िसर, मेरे डीसीपी साहब श्री संजय भाटिया ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा, "किरण एक ज़िम्मेवारी आपको दूँ?" तो मैंने कहा, "हाँ सर, दीजिए।" उन्होंने मुझे ज़िम्मेवारी दी कि कल से तुम जीबी रोड इलाके की इंचार्ज हो। जीबी रोड का नाम मैंने भी सुना था। वो इसलिए सुना था कि रेड लाइट एरिया है। आम जनता की जो लड़कियां हैं, आम समाज की जो लड़कियां, महिलाएं, एवं परिवार है, वहाँ जाने से कतराते हैं। उन गंदी गलियों को वो कहते हैं कि वहाँ से कोई ना निकले। मगर क्योंकि सड़क इस नाम से पहचानी जाती है, उस एरिया के काम-काजों से पहचानी जाती है। मगर एक जगह जोश भरा, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी का काम मुझे दिया गया था। मेरा काम था वहाँ पे अपराध को रोकना। किसी भी ऐसी लड़की को वहाँ पे बेचा ना जाए, उससे ज़बरदस्ती कोई देह व्यापार ना कराया जाए। इस काम को रोकने के लिए मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई और ख़ास तौर पे नाबालिग लड़कियों के साथ वहाँ पे कोई धंधा ना कराया जाए और वहाँ की महिलाओं को भी अगर कोई मदद की ज़रूरत है,
क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा हैं, तो एज ए बीइंग लेडीज़ पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे वहाँ पे रखा गया। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ बहुत ही छोटे-छोटे ऐसे तहखाने बने हुए हैं। एक बार दिमाग में आया कि अगर यहाँ देह व्यापार हो रहा है तो तहखाने बनाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा सर यहाँ की लड़कियाँ योगा कर रही हैं, क्यों ना हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से उनको योगा करवाएँ। तो वो बहुत खुश हुए कि किरण ये तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट जाएगा, इससे हम उन औरतों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत जची। मैंने उनको 15 दिन का पहला वर्कशॉप कराया और उनको मैंने बताया कि आज दिल्ली पुलिस के ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट देंगे, सम्मानित करेंगे। सम्मानित शब्द आते ही वो मुझे देखने लगी कि सम्मानित क्या होता है, क्योंकि सम्मान जैसी चीज़ शायद वो अपने ज़हन में भी कभी नहीं ला पाई होंगी। 200-300 लड़कियां एक हॉल में इकट्ठी की गई और जब वो वहाँ पर हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर आए, हमारे डीसीपी साहब आए, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिए और जब सम्मानित किया तो आप मानेंगे उन लड़कियों के आंखों में आंसू थे। वो पहली बार पुलिस से सम्मानित हो रही थी। उनको सर्टिफिकेट दिए गए, वो मेरे गले लग गई। तो मुझे महसूस हुआ कि अगर हम इनके लिए कुछ करें तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। ये तो पहले के 15-20 दिन थे, मगर वहाँ की जो हेड थी, नायिका थी, उन्होंने महसूस किया कि अगर किरण इनके साथ घुलने-मिलने लग गई, तो ये यहाँ का जीवन छोड़कर बाहर चली जाएँगी और उनका कमाई का ज़रिया जो है, वो बंद हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ कि ये लड़कियाँ देह व्यापार छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, उनके हुनर को कहीं और यूज़ किया जाए। तो मेरे टीचर शिव कुमार कोहली की बिटिया लक्ष्मी कोहली जो एक आर्ट टीचर है, उसने कहा कि दीदी मैं आपके साथ चलूँगी और मैं उन लड़कियों को सिखाऊँगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक 19-20 साल की लड़की मुझे कह रही है कि मैं इस ट्रेनिंग को करवा दूँगी। मगर मुझे लगा कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं हैं, इस लड़की में भी उतनी हिम्मत है। वो हमारे दिल्ली पुलिस की तरफ से एक कैंप लगाया गया और लक्ष्मी कोहली ने वहाँ पर आकर उन लड़कियों को डिज़ाइनर दिए बनाने सिखाए, पेपर बैग बनाने सिखाए और दिवाली आई, दिवाली पे वो दिए बेचे गए, पेपर बैग बेचे गए और जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ, उन 200-300 महिलाओं ने जिन्होंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया, उन सबको बराबर-बराबर सर्टिफिकेट के साथ हमारे सीनियर ऑफिसर ने एक फंक्शन में बाँटा। अब जो महिलाएँ थीं, वो खुलकर मेरे से बातचीत करने लग गई। मैं जब भी जाती थी तो उन्हें लगता था कि अगर हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। इस ट्रेनिंग देने का मकसद यही था कि लड़कियाँ अपने जीवन को चेंज कर सकें और ये हो भी रहा है। मुझे खुशी है कि मैंने यहाँ से एक नहीं कई लड़कियों को निकाला। मैं उनकी ज़िंदगी में एक सूरज की किरण बन के आई। जब मैं ब्रोथल हाउस में जाती थी तो मैंने देखा कि एक सेक्स वर्कर अपने बच्चे के पाँव को बाँधकर काम-धंधा करती थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरा बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है और मैं अपने उसको पालने के लिए काम कर रही हूँ। तब मैं बनी उसका सहारा और मैंने उस बच्चे को दिया एक नया जीवन और उस लड़की को समाज में रहने के लिए एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी। जो स्टॉक के माध्यम से आप देखिए उस लड़की की कहानी, उसी के ज़ुबानी जो स्टॉक के अगले एपिसोड में। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं भी इसी समाज से निकल के दिल्ली पुलिस में आई और देश में एक अपनी अलग पहचान बनाई। जब मैंने नेत्रहीन लड़की को बचाया तो मीडिया ने नाम दिया मुझे लेडी सिंघम का। इसी के साथ जब मैं ये काम करती रही तो मुझे बहुत सारे मौके ऐसे मिले जहाँ मुझे सम्मानित किया गया। राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक सर्वोच्चम जो एक अवार्ड मिलता है, एक पदक मिलता है जिसे लोग राष्ट्रपति पुलिस पदक के नाम से जानते हैं, वो सम्मान मुझे मेरे कामों से मिला। मेरा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया कि इस सम्मान की मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे और काम करने हैं। मुझे अपने दिल्ली पुलिस का असाधारण कार्य पुरस्कार मिल चुका है। मुझे हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह ने अवॉर्डेड किया, राजनाथ सिंह साहब ने अवॉर्डेड किया और मुझे रक्षक अवार्ड मिला। वो इंटरनेशनल अवार्ड जिसे आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड कहते हैं, चुनिंदा ऐसी महिलाएं जो राष्ट्र के लिए काम करती हैं, समाज के लिए काम करती हैं, दुनिया के लिए काम करती हैं और समाज को बदल देती हैं। जब मैंने भी ये बदलाव लाया तो आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित हुई।
अपने कामों के लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि एक साधारण सी लड़की, साधारण परिवार की लड़की, जिसका हाथ जल गया था, पिता को जहर दे दिया था, माँ ढाबे पे काम करती थी, ढाबा चलाती थी, परिवार को पालती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज दिल्ली पुलिस में इतने बड़े सम्मान प्राप्त करूँगी, इतना मुझे इज्जत मिलेगी, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो इन सब सम्मान के साथ मुझे ज़हन में एक ही शब्द नज़र में आता है, वो है जोश। ये मुझे विरासत में मिला अपनी माँ से। ये हिम्मत, ये जोश और ये जो कर्म करने की शक्ति है कि कभी हारना नहीं, कभी कमज़ोर नहीं रहना, उसका मैं सिरा बांधती हूँ अपनी माँ को। हिम्मत नहीं हारनी। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सभी माँ बाप को कि कभी भी अपनी लड़की को कमज़ोर ना समझें। अपने लड़के को इतना संस्कार दें कि वो महिला की इज्जत करे, मान करे। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।